Good morning, class. Today we will start the chapter number 9, soil. Soil is very important factor like a water and air which is necessary for the life on the earth. जिस तरह एयर और वाटर नेसेसरी होते हैं किसी भी लिविंग थिंग के लिए अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उसी तरह सॉइल भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. क्यों होता है? क्योंकि सॉइल के हेल्प से ही प्लांट और ट्रीज ग्रो करते हैं. बिना सॉइल के कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता. प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो फूड नहीं बनेगा. फूड नहीं बनेगा तो लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगी. तो जो सॉइल होता है वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. नाउ सॉइल केवल न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड या प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्प नहीं करता. इवन ये कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का घर भी होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, फंगाई, उसके अलावा सॉइल बीटल्स, रोडेंट्स, आंट, अर्थवॉर्म, रेड स्नैक्स, इनके लिए सॉइल घर भी होता है जहाँ पर ये रहते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ये बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होती है. सॉइल किससे बनती है? पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है. ठीक है, तो सॉइल बड़े बड़े रॉक पीसेस से बनती हैं. जब वो रॉक पीसेस बहुत ही थीन पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे हम सॉइल कहते हैं. और रॉक्स से सॉइल बनने तक की प्रोसेस कहलाती है वेदरिंग. ठीक है, यानी वेदरिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स में पहले क्रैक होता है. क्रैक होते ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन पर सन हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग वाटर और क्लाइमेट कंडीशन के बदलते हुए इफ़ेक्ट से लगातार वो और छोटे टुकड़ों में टूटते जाते हैं और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं और यही पाउडर कहलाता है सॉइल. वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. इवन इट टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर टू ब्रेक अ ह्यूज रॉक्स into its fine particle to make a soil. यानी इतनी बड़ी बड़ी रॉक्स का ब्रेक होना और ब्रेक होते होते इतने फाइन यानी बहुत बारीक से पाउडर में कन्वर्ट होना, सॉइल बनना, ये प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं. ठीक है, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है वेदरिंग. नाउ जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो उनकी बॉडी डिकम्पोज कर दी जाती है. किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में. तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट है वो उस डेड बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे, यानी कई छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देंगे और अगेन वही छोटे छोटे पार्टिकल उस बॉडी के सॉइल के अंदर मिल जाते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं. ह्यूमस में क्या क्या होता है? जो बॉडी डिकम्पोज हुई थी वो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, वही न्यूट्रिएंट्स अगेन सॉइल में मिल चुके. ठीक है, यानी ह्यूमस में न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. अब जब भी हम प्लांट ग्रो करेंगे उस सॉइल के अंदर तो उस सॉइल में जो ग्रो होने वाला जो प्लांट्स है उन्हें उस प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. तो जब ह्यूमस वाली सॉइल के अंदर हम प्लांट ग्रो करते हैं तो बहुत जल्दी और अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं क्योंकि वही जो डेड बॉडी के न्यूट्रिएंट्स है वही प्लांट गेन कर लेते हैं और अच्छी तरह से ग्रोथ कर लेते हैं. द टॉपमोस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल. यानी कि सॉइल क्या है? सॉइल दो चीज़ों से मिलकर बनी है. एक तो रॉक्स का पाउडर और दूसरा है उसमें मिलने वाला ह्यूमस. यानी रॉक के पार्टिकल के साथ ह्यूमस दोनों मिलाकर सॉइल बनाते हैं. द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड एंड द टाइप्स ऑफ वेजिटेबल दैट ग्रोज इन इट. यानी कि हमने अभी पढ़ा कि सॉइल दो चीज़ों का मिक्सचर है. एक तो रॉक पार्टिकल, दूसरा ह्यूमस. तो रॉक पार्टिकल में ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की रॉक का पार्टिकल है, किस टाइप की रॉक का पाउडर है, वही सॉइल का टाइप बताता है. और साथ ही ह्यूमस की बात करें तो किस टाइप का वेजिटेशन उसमें हो रहा है, मतलब आप किस टाइप के प्लांट को ग्रो कर रहे हो कि वो प्लांट उससे उस सॉइल से कौन सा न्यूट्रिशन ले रहा है और कौन सा न्यूट्रिशन उसमें सेव या स्टोर है. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सॉइल के टाइप पर. नाउ कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल में क्या क्या होता है, कैसा कंपोजिशन है देखेंगे. सॉइल में भी हमने देखा है कई सारी लेयर्स होती है.
अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम सॉइल की लेयर के बारे में समझेंगे। हम कई अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्लास टम्बलर ले लिया हमने सबसे पहले और सॉइल के सैंपल्स ले लिए, ठीक है, अलग अलग, और ग्लास रॉड और वाटर ले लिया, ठीक है। अब उसमें से थोड़ा सा हम सॉइल लेंगे स्कूल के गार्डन से या कहीं आपके आसपास के कोई भी गार्डन या कहीं से भी आप सॉइल ले सकते हो और उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दो, यानी उसके जो क्लम्स होते हैं बड़े बड़े डल्ले जिसे हम कहते हैं, उसे अपने हाथ से थोड़ा सा बारीक कर लो, उसे तोड़ दो। नाउ एक बीकर लेना है आपको और उसको 3/4 वाटर से फिल करना है, ठीक है। अब हैंडफुल ऑफ पाउडर्ड सॉइल टू इट, अब उसके अंदर आपको डालना है वो जो मुट्ठी भर आपने पाउडर बनाया था सॉइल का, उसके अंदर डाल देना है और उसको अच्छी तरह से हिलाना है, ठीक है। रॉड से उसे अच्छे से हिलाने के बाद और उसको अब अनडिस्टर्ब रख दिया जाए, मतलब कुछ घंटे तक उसे बिना डिस्टर्ब किए रख दिया जाता है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कुछ इस तरह से जो डायग्राम में दिया है, सबसे नीचे की तरफ उस सॉइल के अंदर आने वाले जो पत्थर होंगे, ठीक है, जो जिसे हम ग्रेवल्स कहते हैं बड़े बड़े, वो नीचे बैठ जाएंगे जो भारी पत्थर होंगे। फिर उससे थोड़े से लाइट पार्टिकल जो रहेंगे वो उसके ऊपर रहेंगे, पत्थर के ऊपर। देन उसके ऊपर जो छोटे पार्टिकल होंगे उसे हम सिल्ट कहते हैं, जो सैंड से भी छोटे पार्टिकल हैं वो दिखेंगे। देन ऊपर आपको हल्का सा मटमैला सा पानी दिखेगा जिसमें आप ये समझेंगे कि सिल्ट से भी छोटे पार्टिकल है, जिसे हम कहेंगे क्ले, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्ले के पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, इसलिए आपको सिर्फ पानी का रंग समझ में आएगा कि इसमें कुछ तो मिला हुआ है, मटमैला सा पानी होगा और उसके बाद एकदम साफ़ वाटर होगा, ठीक है। और जो ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो ह्यूमस के होते हैं। तो इस तरह से एक एक्टिविटी से आपने समझा कि एक सॉइल के अंदर कितने टाइप के कंपोजिशन निकल गए, ठीक है। तो यही सॉइल के कंपोजिशन कहलाते हैं और इससे हमें एक चीज़ समझ आती है कि सॉइल के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले ग्रेवल्स होते हैं नीचे की तरफ, फिर सैंड पार्टिकल होते हैं, फिर सिल्ट होता है, फिर क्ले होता है, फिर ह्यूमस होती है, ठीक है। ये सारे सॉइल के पार्टिकल होते हैं जो लेयर वाइज अरेंज्ड होते हैं, हमने देखे इसमें। नाउ सॉइल ऑल्सो कंटेंट वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इनके अलावा ये सब तो सॉइल का मेन कंपोजिशन था, क्या, ग्रेवल्स, सैंड, पार्टिकल, सिल्ट्स एंड क्ले, ह्यूमस। बट इसके अलावा सॉइल के अंदर और क्या क्या निकलेगा, तो सॉइल के अंदर वाटर भी होता है, ठीक है, क्योंकि सॉइल बहुत पोरस होती है, इसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो वाटर भी अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा पोरस होने के कारण अंदर गैप होती है तो हवा भी होती है वहाँ पर, यानी एयर भी होगी, और साथ में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें मिक्स होते हैं। तो लिविंग पार्टिकल की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं और नॉन लिविंग में वाटर और एयर भी उसमें रहता है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें वाटर और एयर चाहिए सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट है ताकि वो आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। और वही जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो सॉइल से ही वाटर और एयर लेकर ग्रोथ करते हैं, वही जब सॉइल में आने वाली डेड बॉडीज़ होती है उसे डिकम्पोज करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, और ह्यूमस बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सॉइल के लिए ह्यूमस बनाने का काम करते हैं और सॉइल उन्हें क्या देती है, एक होम देती है, रहने के लिए एक जगह मिल जाती है उन्हें। वाटर और एयर जो सॉइल होल्ड करके रखती है उसका यूटिलाइज कर लेते हैं और सॉइल के लिए डेड बॉडी को ह्यूमस में कन्वर्ट करते रहते हैं। ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल बनाती है और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट रहती है। और उसके अलावा सॉइल का टेक्सचर है, मिनरल्स वगैरह की जो कमी हो जाती है वो भी उसमें इम्प्रूव कर देती है। कैसे कमी हो जाती है, या तो बहुत तेज़ हवा चलने से मिट्टी उड़ जाना, या बहुत तेज़ बारिश से, या बाढ़ के पानी से, या वाटर फ्लोइंग कैपेसिटी बहुत फास्ट होती है तो सॉइल बहकर चले जाती है, या उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। तो ये जो लॉस होता है उसके अंदर वो फुलफिल ह्यूमस के थ्रू हो जाता है। नाउ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम देखेंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। एक ऐसा वर्टिकल सेक्शन बनाया जैसे भी हमने बीकर में बनाया था, तो नेचुरली बना हुआ एक ऐसा वर्टिकल सेक्शन जिसमें हम जो सॉइल है उसके डिफरेंट लेयर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। हर एक लेयर की डेप्थ, उस कितनी डेप्थ तक क्या क्या फील है उस लेयर में,
उसका कलर कैसा है, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, ये देखेंगे। और ये हर एक लेयर को हम होरिजोन कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम नज़र आ रहा है आपको, इसे हम सॉइल प्रोफाइल कहेंगे। ये पूरी लेयर जो बनी है, लेयर वाइज स्टडी करना सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। और एक कॉलम बनाया है, कॉलम मतलब एक खड़ी स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें हम अभी कुछ ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि पूरी अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया हमने, अर्थ के छोटे से टुकड़े में सॉइल की स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो लेयर बाय लेयर जो शो किया गया है, यहाँ पे हर एक लेयर को होरिजोन कहा जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली को ए होरिजोन, बीच वाली को बी होरिजोन, सी होरिजोन और डी होरिजोन। ए होरिजोन का नाम है टॉप सॉइल। ठीक है, टॉप सॉइल यानी कि सबसे ऊपर वाली सॉइल को ए होरिजोन कहते हैं। सब सॉइल यानी जो बीच में रहती है, जो सबसे ज़्यादा डेप्थ होती है जिसकी, वो सब सॉइल होती है। सी हॉरिजोन पे होता है सबस्ट्रेटम। ठीक है, और डी हॉरिजोन पे होता है बेड रॉक या पेरेंट रॉक, यानी जो बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी होती है। अब वन बाय वन सारी सॉइल के स्टडी करेंगे। टॉप सॉइल तो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, जिसे ए हॉरिजोन कहते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है, इसका कलर बहुत डार्क होता है, जो आप भी देख सकते हो, जो भी अर्थ सरफेस पर है, जिस पर हम प्लांट ग्रो करते हैं, वो सॉइल सब सॉइल टॉप सॉइल है। तो वो कलर में डार्क होती है, उसमें ह्यूमस और मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितनी भी डेड बॉडीज़ है वो स्टार्टिंग में ऊपर ही रहती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज होकर ह्यूमस बनाती है। तो वो ह्यूमस हमें सबसे ज़्यादा ऊपर वाले लेयर पर ही मिलती है, और मिनरल्स भी मिलते हैं। ह्यूमन्स प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल मेक द सॉइल फर्टाइल। ये हमें पता है कि जो ह्यूमस होती है वो सॉइल को फर्टाइल बनाती है। ठीक है, और जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी ए होरिजोन किस लिए ज़रूरी है, प्लांट की ग्रोथ के लिए। हम जो बीज वगैरह बोते हैं वो ए होरिजोन में ही बोते हैं, और वहीं से ये प्लांट ह्यूमस और मिनरल्स गेन करते हैं। ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, और वाटर को रिटेन करने की यानी ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी इसमें होती है। साथ में ये कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए शेल्टर भी होती है, यानी उनका घर होती है, जैसे कि वर्म्स है, ठीक है, रोडेंट्स है, मोल्स है, बीटल्स है, रैट, स्नैक, इन सब के लिए घर भी होती है। देन जो मोस्ट ऑफ द स्मॉल प्लांट की जो रूट होती है वो इसी लेयर तक होती है। अब ऐसे प्लांट जिनकी रूट ज़्यादा डेप्थ तक जाती है तो वो रूट ही केवल बी हॉरिजोन तक जाती है, जैसे कि बड़े बड़े ट्री। बाकी मोस्ट ऑफ द प्लांट जो छोटे छोटे उनकी रूट खाली ए हॉरिजोन तक ही पहुंचती है। ठीक है, नाउ सब सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल जो टॉप सॉइल है उसके बाद की जो लेयर होती है वो जस्ट टॉप सॉइल के बिलो वाली पोर्शन को हम सब सॉइल कहते हैं, उसे बी हॉरिजोन भी कहते हैं। ये कलर में ए हॉरिजोन से थोड़ा सा हल्का होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, नाउ ये बहुत, इसमें ह्यूमस बहुत कम होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेड बॉडीज़ हमें यहीं मिलती है, ऊपर वाली लेयर पर ही, और यहीं डिकम्पोज हो जाती है वो। तो ज़्यादातर ह्यूमस यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ तक ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, थोड़ी सी हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट, मतलब पास होती है, ताकि यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऊपर ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी उथली हुई सी होती है, थोड़ी गैप होती है, और ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, और जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनकी रूट्स यहाँ तक पहुँच जाती है जनरली बी हॉरिजोन तक। तीसरा है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम यानी कि जस्ट सब सॉइल के नीचे वाली लेयर को सबस्ट्रेटम कहते हैं, सी हॉरिजोन कहते हैं। इसमें छोटे छोटे लम्ब्स होते हैं और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, जो वेदरिंग से बनते हैं। वेदरिंग मतलब ये रॉक्स में जब क्रैक आ जाते हैं तो इसके जो टुकड़े हो जाते हैं वो टुकड़े सब ऊपर की तरफ इकट्ठे होते हैं, जिसे हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। इसके अंदर ह्यूमस और फर्टिलिटी दोनों ही कम होती है, क्योंकि जो डेड और डिकेइंग मैटर है वो यहीं तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो ह्यूमस और फर्टिलिटी भी कम होती है, और क्रैक्स और क्रिवेसेस, या बोल सकते हैं कि रॉक्स के टुकड़े यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ बेड रॉक की बात करते हैं तो वो सबसे लास्ट वाली होती है, जिसे डी हॉरिजोन कहते हैं, सबसे लास्ट लेयर। और इसके बाद सारी रॉक्स आती हैं। ये रॉक्स नॉन पोरस होती है और हार्ड लेयर होती है, यानी बड़ी बड़े चट्टानों के टुकड़े। ठीक है, और ये लेयर, इस लेयर में ये पूरी तरह से नॉन पोरस है। नॉन पोरस यानी कहीं होल नहीं है, ना वाटर होल्ड होता है, ना एयर होल्ड होती है। ठीक है, ये पूरी ठोस चट्टानें होती हैं। ठीक, और इसको आसानी से आप खोद भी नहीं सकते, जैसे इसको आप डिग करने की कोशिश करेंगे तो ये डिग हो जाती है, ये बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं डिग नहीं हो पाते आसानी से। नाउ अगर सॉइल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें पता है सॉइल कितने टाइप की होती है। रॉक साइज़ के पार्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि सॉइल के अंदर जो सॉइल किससे बनी है, रॉक से, रॉक का एक पाउडर है, तो उसके
पाउडर के जो पार्टिकल है उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सॉइल 3 टाइप की होती है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 सैंडी सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्लेई सॉइल की देखेंगे और लोमी सॉइल की देखेंगे। सैंडी सॉइल में क्या होता है तो आप खुद जानते हैं कि सैंडी सॉइल मतलब जिसमें सैंड पार्टिकल यानी रॉक्स के पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े होते हैं और सिल्ट और क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में तो इसमें सैंड ही मिलेगी, यानी 70 to 80% मिलती है। ठीक है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। और इसके अंदर जो छोटे पार्टिकल है सिल्ट और क्ले वो बहुत कम होता है। ठीक, अब इस पार्टिकल की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है इसमें, और इसके अलावा बड़े होने के कारण ये आपस में एक दूसरे के क्लोज नहीं रहते। जैसा आपने एक रेत को देखा होता है ना, कैसे एक दूसरे से बिखरती हुई रहते हैं पार्टिकल, वैसे इसकी भी कंडीशन वैसी होती है, ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं इसके पार्टिकल, और इनके बीच में स्पेस ज़्यादा पाई जाती है। और स्पेस ज़्यादा पाई जाने के कारण क्या होता है, एयर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ड होती है, बट ये वाटर को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर इनमें से जल्दी से पास हो जाता है, वो होल्ड करके नहीं रख सकती सॉइल। ठीक है, और इसलिए सैंडी सॉइल होती है, वेल एरिएटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर हवा ज़्यादा होती है इसके पार्टिकल दूर दूर होने के कारण। ठीक है, तो सैंडी सॉइल पोरस तो है, यानी होल्स या गैप तो अच्छी खासी है, लेकिन ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी। वाटर इसमें से रैपिडली इसमें से मूव कर जाएगा और बहुत जल्दी ये सूख जाती है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। उसके अलावा सैंडी सॉइल हल्की होती है और ये हवा से जल्दी उड़ भी जाती है, और इसके कारण ये ज़्यादातर बोल सकते हैं कि बेयर लैंड मतलब बंजर ज़मीन बना देती है। सैंडी सॉइल में ह्यूमस बहुत कम होता है, ह्यूमस कम होता है इसलिए ये फर्टाइल कम होती है, प्लांट ग्रो आसानी से इस पर नहीं करते हैं। सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, लेस ह्यूमस है। ठीक है, इसीलिए कुछ ऑर्गेनिज्म ही इसमें रहते हैं, अदरवाइज़ ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म को वाटर और प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तो वो वहाँ अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और क्रॉप के लिए भी सूटेबल नहीं है। नाउ सैंडी सॉइल थोड़ी सी ये इसके लिए रैट वगैरह और ये आसानी से इसमें रह लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी आसानी से खोद सकते हैं अपने बिल को। सैंडी सॉइल जो रहती है वो स्टिकी नहीं होती, चिपचिपी नहीं होती, क्योंकि बड़े पार्टिकल है तो ऑटोमेटिकली आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहते हैं। सैंडी सॉइल हमेशा डेजर्ट में मिलेगी आपको, डेजर्ट मतलब ऑलरेडी ऐसा एरिया जहाँ पर सैंड ज़्यादा होती है। क्लेई सॉइल की बात करते हैं तो क्लेई सॉइल में मेनली नाम से समझ में आ रहा है क्ले ज़्यादा होता है। क्ले भी पार्टिकल होता है, मैंने आपको बताए थे 3-4 पार्टिकल। ठीक है, पहले ग्रेवल्स आते हैं, ठीक, फिर क्ले आता है, सिल्ट आता है, तो उसमें से क्ले के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं और सैंड और सिल्ट के पार्टिकल कम होते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमस भी अच्छी खासी होती है और इसके फीचर्स हम पढ़ेंगे। बहुत छोटी साइज़ क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, यानी कि इसके पार्टिकल इस पूरी सॉइल के अंदर क्ले ज़्यादा है, तो ये इस सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से टाइटली पैक होंगे, बहुत पास पास होंगे, इसलिए इसके बीच की जो गैप है या स्पेस है वो कम होती है। ठीक है, और बहुत लिटिल एयर ही इसमें होल्ड हो सकती है। उसके अलावा स्मॉल और टाइटली पैक्ड पार्टिकल हैं, तो पोरस यानी कि होल्स इसके अंदर कम होंगे, तो इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दूर पार्टिकल रहते तो वाटर इजीली मूव करके चला जाता है, यानी कम होंगे तो गैप कम होगी तो वाटर को होल्ड अच्छे से कर सकती है। बहुत सूखने पर ये हार्ड बन जाती है, जब इसमें पानी की कमी होती है सूख जाती है और हार्ड हो जाती है। ये भारी होती है थोड़ी सी, जैसे सैंडी सॉइल हल्की होती है, भारी होती है। ठीक है, क्लेई सॉइल भारी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड कर लेती है, इसलिए इसका वेट ज़्यादा होता है। नाउ ये बहुत स्टिकी होती है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जब इसे गीला कर देंगे यानी जब इसके अंदर वाटर है तो ये काफ़ी स्टिकी बन जाती है। लोमी सॉइल थर्ड टाइप की है। लोमी यानी कि एक ऐसी सॉइल जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों का रेशो इक्वल होता है। ठीक है, तीनों बराबर होते हैं, सिल्ट भी होते हैं इसलिए इसका कलर डार्क ब्राउन है। ठीक है, और सैंड वगैरह है तो ये हल्की भी होती है। ठीक है, लोमी सॉइल बेस्ट होती है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। इसमें वाटर भी राइट अमाउंट में होल्ड हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जितना वाटर ज़रूरी होता है उनकी रूट्स को, तो अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी के कारण प्लांट को वाटर भी मिल जाता है। दूसरा है एयर स्पेस भी सफिशिएंट होती है, जिसमें जो एयर होती है वो सॉइल के अंदर होल्ड हो जाए
और प्लांट की रूट को भी मिल जाए और उसमें रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी आसानी से मिल जाए। लॉमी सॉइल में ह्यूमस जो होता है वो भी सफिशिएंट होता है, जो कि प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है, या प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से मिल जाते हैं। और उसके अलावा इसमें प्लग्ड इजीली हो जाता है, यानी कि जो बोल सकते हैं खेत जोतने का काम जो है बहुत आसानी से हो जाता है। नाउ सॉइल प्रिपरेशन की बात करते हैं हम, तो सॉइल हैज़ सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ विच डिटरमाइन द डिफरेंट सॉइल टाइप्स। एक एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म की गई है। यहाँ पर आपको ड्राई गार्डन सॉइल लेना है, बीकर लेना है, वॉच ग्लास लेना है, बुनसन बर्नर लेना है और ट्राइपॉड स्टैंड लेना है। ठीक है, अब वो गार्डन ड्राई सॉइल जो ली थी आपने गार्डन से, उसको बीकर में रखना है और उसको हीट करना है एक बीकर में लेकर। ठीक है, बुनसन बर्नर की हेल्प से धीरे धीरे आप देखोगे कि छोटी छोटी जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो उसके आसपास, वो जो वॉच ग्लास है उसके आसपास चिपक जाएगी। वॉच ग्लास मतलब एक ग्लास की डिश होती है जिसे आप ढक देते हो बीकर को। ठीक है, तो जैसे ही आप उसे हीट कर रहे हो सॉइल को, तो आप देखोगे कि छोटी छोटी वाटर ड्रॉप अंदर वॉच ग्लास पर चिपक जाती है। तो इसका मतलब है कि उस सॉइल से वाटर इवापोरेट हुआ है और उस वॉच ग्लास पर आ गया है वाटर ड्रॉप। ठीक है, और इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि ड्राई गार्डन सॉइल ले रखी है, बीकर है और छोटी छोटी ड्रॉप्स वॉच ग्लास पर कलेक्ट हो गई है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि सॉइल के अंदर जो होल्स होते हैं वो छोटे छोटे, जहाँ पर वो वाटर को होल्ड करके रखती है। जैसे हमने हीट किया तो वो जो वाटर इसके अंदर था वो इवापोरेट होकर इस वॉच ग्लास पर चिपक गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि सॉइल के अंदर वाटर होता है, यानी मॉइस्चर होता है। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉइल की क्या है कि सॉइल के अंदर वाटर या मॉइस्चर होता है। तो जब आप फार्मलैंड पर जाते या गुजरते हुए आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में, तो आपने देखा होगा कि जो फार्मलैंड के आसपास की हवा होती है, ठीक है, वो स्लाइटली आपने देखा होगा फार्मलैंड के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो शिमरिंग करता हुआ नज़र आता है, यानी आपको एक झिलमिलाहट नज़र आती है गर्मियों के दिनों में। ऐसा लगता है कि पानी पानी सा लग रहा है दूर से। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो जो शिमरिंग या थोड़ी सी झिलमिलाहट लगती है गर्मियों के दिनों में, ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो सॉइल होती है ना उसके अंदर वाटर है, और सनी डेज़ में या बहुत ज़्यादा समर है तो वो वाटर जो सॉइल के अंदर से वो इवापोरेट होके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो वाटर इवापोरेट हुआ है वो सॉइल के ऊपर एक लेयर बनाया हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो हॉट समर डेज़ में जो वाटर इवापोरेट होता है, ठीक है, वो वाटर वेपर बना लेता है और वाटर वेपर उस सॉइल के ऊपर इकट्ठी हो जाती है और जिसे दूर से हमें पानी की तरह झिलमिलाहट नज़र आती है, जो आपने रोड पर भी ऐसा देखा होगा अक्सर। नाउ सॉइल अलाउ वाटर टू परकोलेट। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि सॉइल वाटर के लिए अलाउ करता है परकोलेट। परकोलेट वर्ड यहाँ पर नया है। आपने पढ़ा है कि सॉइल के अंदर स्पेस पाई जाती है, ठीक है, इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है जहाँ एयर और वाटर होल्ड होता है। ठीक, और जब वाटर पोर आउट किया जाता है सॉइल पर तो उसमें से कुछ वाटर तो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, जितनी पार्टिकल के बीच में स्पेस है उतना वाटर वो होल्ड कर लेती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी दिया जाए तो क्या होगा? वो वाटर को पास कर देती है, ठीक है, वो होल्ड नहीं कर सकती है। तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है उसकी परकोलेशन रेट। ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जब वाटर पास होता है स्लोली, कहाँ से? सॉइल के अपर लेयर से कहाँ तक? पूरी लोअर लेयर तक। तो जितना सॉइल के अंदर से वाटर पास होता है उसे हम कहते हैं परकोलेशन ऑफ वाटर। वाटर कैन परकोलेट थ्रू ऑल टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, अब सभी टाइप के सॉइल से परकोलेट हो जाता है, यानी वाटर का धीरे धीरे गुजरना। आप सूखी मिट्टी में जब पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे पानी डाला तो ऊपर का लेयर गीला होता जा रहा है और धीरे धीरे वो पानी नीचे की तरफ पहुंचता जा रहा है। तो वाटर का ऊपर से लेकर तो कहाँ तक पास होना? उस सॉइल के अंदर पास होना धीरे धीरे, वो परकोलेट या परकोलेशन कहलाता है। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर टेल्स अस हाउ फास्ट वाटर पासेस डाउन टू द सॉइल। और परकोलेशन रेट ही बताता है कि सॉइल के अंदर कौन सा पानी, मतलब पानी कितनी जल्दी पास हो जाता है। तो परकोलेशन रेट क्या होता है? परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वो क्या शो कर रहा है कि कितना वॉल्यूम या कितना वाटर उस सॉइल के अंदर से पास हो चुका है पर मिनट के अंदर।
1 मिनट में उस सॉइल से कितना वाटर पास होता है वो उसकी परकोलेशन रेट कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है फाइंड आउट करने के लिए। देखिए परकोलेशन रेट निकालना है तो आपको टोटल वॉल्यूम कितना पास हो गया जब आपने सॉइल में पानी डाला, तो नीचे की तरफ से वो बहकर निकल जाएगा। तो आप तब तक डालते जाइए जब तक वो नीचे सारे पार्टिकल जो है वो एब्जॉर्ब ना कर ले और नीचे की तरफ से वो बहकर एक्स्ट्रा वाटर चले ना जाए। तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमने नोट कर लिया है और टोटल परकोलेशन होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो वाटर के वॉल्यूम से डिवाइडेड बाय टाइम ये परकोलेशन रेट निकाल देगा। अब परकोलेशन एक्टिविटी देखते हैं हम। टू मेजर द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल, आपने एक लॉन्ग पीवीसी पाइप ले लिए, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबी है और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। एक मेजरिंग सिलेंडर ले लिया है जहाँ पर आप कितना पानी डाल रहे हो वो मेज़र कर सकते हो, इसके ऊपर एक स्केल बनी है। ठीक है नाउ, और एक स्टॉप वॉच ले लिया है क्योंकि टाइम आपको 2 चीज़ मेज़र करनी है, एक वाटर को और एक टाइम को। नाउ अब आपने वो जो सिलेंड्रिकल पाइप ली थी पीवीसी की, ठीक है, जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर था, उसको एक प्लेस पर रख दिया इस तरीके से, ठीक, और उसमें वाटर मेज़र करके इस तरह से डाल दिया है। ठीक है, जिस पर आपको परकोलेशन रेट मेज़र करनी है जिस सॉइल की, वहाँ पर उसे इस तरह से अंदर फिक्स कर दिया है। और कितनी डेप्थ तक फिक्स करा है? एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर अंदर तक किया है। ठीक है, और पाइप के वन एंड को तो आपने इस तरह से डिग करके वर्टिकली उसको लगा दिया है। अब 100 ml वाटर लिया है इस मेजरिंग सिलेंडर से और इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, और उस सिलेंडर के अंदर डालने के बाद अब आपको ये देखना है, टॉप साइड से, ऊपर वाले साइड से डाला है। अब आपको टाइम नोट करना है। ठीक है, कौन सा? जब वाटर पॉर होना शुरू हो गया, पॉर मतलब अब कहाँ जाएगा पानी? अंदर, मिट्टी के अंदर जाना शुरू हो गया है। तो मिट्टी में से जब तक वो पास होता रह रहा है वो टाइम नोट करना है स्टॉप वॉच की हेल्प से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पानी बहकर बाहर की तरफ ना चले जाए, इस तरफ से, यहाँ से, ऐसे यहाँ से निकल के फ्लो ना शुरू ना कर दे। ठीक है, नाउ जब आप देखेंगे कि सारा पानी धीरे 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 मिट्टी के अंदर जा चुका है, मिट्टी में से पास होता जा रहा है, ठीक है, तो जब आप देखेंगे वाटर पूरी तरह से परकोलेट हो गया है और ये पीवीसी की जो पाइप है खाली हो गई है, तो फिर से टाइम आपको नोट करना है। ठीक है, वो टाइम आपको नोट कर लेना है कि कितना टाइम लगा। अब देखो जो टाइम डिफरेंस निकला, कौन सा? जो रीडिंग आई है आपकी, ठीक, वो गिवन टाइम था वाटर के परकोलेट करने के लिए सॉइल के अंदर। ठीक, अब जो परकोलेशन रेट है वाटर की सॉइल के अंदर, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लिया था आपने, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। अब परकोलेशन रेट जो वाटर की होती है उसको जनरली हम मिलीमीटर में एक्सप्लेन करते हैं और टाइम को मिनट में करते हैं। तो आपने जो क्वांटिटी ली है उसको आपको मिलीलीटर्स में मेज़र करना है, जो आपने वाटर लिया है, ml जिसको बोलते हैं 100 ml। ठीक है, और जो टाइम है आपको मिनट में नोट करना है। ठीक, और इस तरह से आप अपने घर पे भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। और जो भी 100 ml लिया तो यहाँ 100 रख लो, जितना टाइम लिया वो रख लो और उससे उसको डिवाइड कर लो, तो ये परकोलेशन रेट निकल जाती है। एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पर कि 100 ml वाटर लिया है, 10 मिनट लगता है उसको परकोलेट होने में किसी सॉइल के अंदर से। ठीक है, तो यानी सॉइल के धीरे धीरे उसको सोखने में और सॉइल के अंदर से उस पानी के गुजरने में 10 मिनट लगे। तो 100 ml बाय 10 मिनट, तो फॉर्मूला रखा, ऊपर वॉल्यूम रखना है यानी 100 ml और नीचे कितना टाइम लगा? 10। तो 100 ml बाय 10 यानी उसकी परकोलेशन रेट कितनी निकली? 10 ml पर मिनट। ठीक है, यूनिट याद रखिएगा, ml पर मिनट होगी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है फाइंड आउट करने के लिए परकोलेशन रेट का। थर्ड प्रॉपर्टी है सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो हमें पता है कि सॉइल पोरस होती है, इसके बीच में स्पेस होती है इसके पार्टिकल के बीच में, और ये आसानी से वाटर को होल्ड कर सकती है। सभी टाइप की सॉइल वाटर को होल्ड करती है, लेकिन सभी का होल्डिंग कैपेसिटी सेम नहीं होती। जैसे सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है और लोमी सॉइल है, तीनों टाइप की सॉइल में अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल की गैप है वो अलग अलग होती है। जिसमें ज़्यादा गैप है वो पानी को कम होल्ड कर सकता है, जिसमें गैप कम है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी 4 परफॉर्म की गई है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में बताया कि कौन सी सॉइल कितना % ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करती है। तो सैंडी, क्लेई और लोमी तीनों के लिए एक्टिविटी है। ठीक है, 3 सिलेंडर ले लिए, 3 ग्लास फनल ले लिए, 3 फिल्टर पेपर ले लिए और 50 ग्राम ईच ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, तीनों टाइप की सॉइल 50-50 ग्राम ले लिए। ठीक है, और
उसको एक फिजिकल बैलेंस भी ले लिया है ताकि प्रॉपर हम मेज़र करके ही ले 50 ग्राम। ठीक है, तीनों को सिलेंडर को रख दिया है, ग्लास फनल उसके ऊपर इस तरह से रख दी गई है। ठीक, और ग्लास फनल के ऊपर फिल्टर पेपर रख दिया है। फिल्टर पेपर के ऊपर 50-50 ग्राम्स सैंडी, क्लेई और लोमी सॉइल रख दी गई है। ठीक है, और इसमें हमने फिक्स्ड अमाउंट यानी कि 50 ml, तीनों में इक्वल अमाउंट वाटर हमने डाला है, 50 ml, 50 ml, 50 ml। ठीक है, और ये जो बीकर्स लिए ये भी मेजरिंग बीकर्स है जिसमें हम आसानी से स्केल बनी होती है जिसे मेज़र कर लेते हैं। सैंडी सॉइल में जैसे ही हमने 50 ml वाटर डाला तो हमने देखा कि इस फनल के थ्रू वाटर नीचे आ गया। क्लेई सॉइल में डाला तो यहाँ पर भी जितना सॉइल ने होल्ड किया और बचा हुआ वाटर नीचे आ गया। इसने भी सेम वही किया, जितना होल्ड कर सकता है उतना किया, उसके बाद नीचे आ गया। अब आप क्या देखेंगे कि सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा वाटर मिला, यानी कि सैंडी सॉइल के पार्टिकल दूर दूर हैं, इसलिए अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। क्लेई सॉइल यानी क्ले के पार्टिकल बहुत ही पास होते हैं, क्ले बहुत बारीक पार्टिकल को कहा जाता है, तो उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज है तो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज वाटर फ्लो कर जाएगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, इसलिए इसने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड किया और कम से कम वाटर नीचे की तरफ आया। और लोमी सॉइल होता है जिसमें सब कुछ इक्वल अमाउंट में होता है, तो यहाँ पर इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्लेई सॉइल से तो कम है और सैंडी सॉइल से ज़्यादा है, यानी ये बीच की कंडीशन शो कर रहा है। तो इसलिए इसने भी जितनी होल्ड करना था उतना वाटर होल्ड किया, बाकी नीचे पास हो गया। ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि हमने क्या क्या वाटर एब्जॉर्ब परसेंटेज हमें देखना है। तो हमने पता है कि जो सॉइल का साइज़ है वो कितना है, सॉरी क्वांटिटी वो 50 ग्राम है। वाटर की क्वांटिटी जो हमने ली थी वो 50 ml ली थी। ठीक है, अब सिलेंडर में जो वाटर मिला वो x है, क्योंकि तीनों का अलग अलग है इसलिए हमने x रख लिया। तो हमें पता है कि वाटर एब्जॉर्ब कितना किया सॉइल ने, तो 50 ml पानी डाला था, उसमें से जितना हमें नीचे मिला तो बचा हुआ सब सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, तो 50 ml तो ये रहा, और x ml मतलब बीकर में जितना आया 20, 30 वॉट एवर, तो जितना भी आया वो 50 में से हम माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ सारा वाटर कहाँ गया, वो सॉइल ने होल्ड किया। तो यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो 50 माइनस एक्स, यानी जितना डाला था माइनस जितना बीकर में आया। ठीक है, तो बचा हुआ सारा सॉइल का वॉल्यूम है। ठीक है, नाउ सॉइल में वाटर एब्जॉर्ब किया वो वॉल्यूम है। वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, अब कितना वेट है, तो आपने 50 ग्राम सॉइल ली था। ठीक है, और उसके 50 ग्राम आपने ड्राई सॉइल ली थी, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उसका वेट कुछ और होगा। ठीक है, तो वाटर का वेट जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि वो सॉइल ने एब्जॉर्ब कितना किया है, तो वो भी 50 ग्राम था, उसमें से माइनस करेंगे x। ठीक है, तो इतने ग्राम हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि 1 ml वाटर हैज़ वेट इक्वल टू द 1 ग्राम। तो दोनों की वैल्यू मुझे अलग अलग लिखने की बजाय वॉल्यूम में भी x लिख सकती हूँ और ग्राम में भी x लिख सकती हूँ। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, कितना वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब किया उसका वेट निकालेंगे हम। ठीक है, और वेट ऑफ द सॉइल टेकन, 50 ग्राम आपने सॉइल लिया था और 50 सॉइल ने कितना जो वेट है वाटर का एब्जॉर्ब किया है वाटर गेन करने के बाद, तो वो 50 माइनस एक्स कर लिया, इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पर हमें वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ है सॉइल के थ्रू उसका परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और कंक्लूजन आपको समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें क्लेई सॉइल में होती है, दोनों का मिडिल लेवल है लोमी सॉइल, और सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल में होती है। ठीक, एक एग्जांपल दिया है, 50 ml वाटर जो है वो ऐड किया है ड्रॉप वाइज 50 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल में, दोनों की वैल्यू दिए रखी है। फिल्टर पेपर से फनल पे रख के धीरे धीरे जब देखा गया तो उस 50 ग्राम सॉइल में से 50 ml वाटर जब डाला था तो सिलेंडर में 40 ml वाटर हमें मिला है। ठीक है, तो बताओ कि उसकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग परसेंटेज है वो कितना होगा। तो ऑब्वियसली बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, 50 ग्राम सॉइल का वेट है, 50 ml वाटर का वॉल्यूम है, तो कितना वॉल्यूम हमें सिलेंडर में मिला है 40 ml। तो सॉइल ने कितना एब्जॉर्ब किया, तो ऑब्वियसली हमने 50 ml डाला था, उसमें से 40 ml तो सिलेंडर में मिल गया, तो बचा कितना 10 ml। ठीक है, तो 10 ml यानी 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम, यानी अभी सॉइल का वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वेट कितना निकला सॉइल का 10 ग्राम इंक्रीज़ हुआ। नाउ
50 ग्राम तो ऑलरेडी था और 10 ग्राम इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पर वाटर होल्ड करने के बाद जो इंक्रीज़ हुआ वो लिखते हैं, जिसे 10 ग्राम कहेंगे। टोटल वेट जो पहले लिया था वो 50 ग्राम था इंटू 100। सॉल्व करने पर हमें पता चला कि वाटर एब्जॉर्ब जो परसेंटेज है वो 20% होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स। तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेस, अलग अलग टाइप की सॉइल अलग अलग जगह पर पाई जाती है। ठीक है, और यही कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं या जो सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और सॉइल के अंदर चेंज लाते हैं, जैसे उसकी स्ट्रक्चर के कारण और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पेरेंट रॉक की यानी जिस रॉक से वो मिलकर बनी है, या किस टाइप का वेजिटेशन है वहाँ का जहाँ पर वो सॉइल पाई जाती है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सब फैक्टर होते हैं जिसके कारण सॉइल अलग अलग टाइप की होती है। नाउ विंड्स, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये कुछ ऐसे भी इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल के अलग होने का कारण है, यानी हर टाइप की सॉइल जो होती है हर जगह पर अलग अलग होती है, उसका रीज़न है। द टाइप्स ऑफ सॉइल एज वेल एज द क्लाइमेट फैक्टर डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स एंड माइट ग्रो इन एनी रीजन। और इसी अलग अलग टाइप की सॉइल के कारण हर जगह पर जो वेजिटेशन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे एमपी में सोयाबीन और गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता है, पंजाब हरियाणा में चावल ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो ऐसा ये जो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रोइंग होती है ना हर प्लेस पर, उसका रीज़न है अलग अलग टाइप की सॉइल। ठीक है, क्योंकि सभी टाइप सेम टाइप की सॉइल सारी क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती। नाउ क्लेई सॉइल हैविंग अ गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर। ठीक है, तो जहाँ भी क्लेई सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो वहाँ पर हम वही क्रॉप ग्रो करेंगे जिससे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे कहते हैं पैडी क्रॉप्स। ये पैडी क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है। लोमी सॉइल क्या होती है, जो वाटर को ईजीली एब्जॉर्ब भी कर लेती है और सफिशिएंट ह्यूमस वगैरह सब कुछ होता है। तो यानी कि मसूर या लेंटिल्स जो होती हैं उनको ग्रो करने के लिए अच्छी होती है, और दूसरी दालों के लिए भी ये अच्छी होती है, अदर पल्सेस के लिए। सैंडी और लोमी सॉइल, ठीक है, दोनों का मिक्सचर जहाँ पर मिलता है तो वो भी इजीली वाटर को ड्रेन कर देती है, यानी ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती है और एयर को ज़्यादा होल्ड करती है। ठीक है, तो इसके लिए ये कॉटन क्रॉप्स के लिए बेस्ट होती है। नाउ क्लेई एंड लोमी सॉइल आर सूटेबल फॉर, अब जहाँ क्लेई और लोमी है वो दोनों ही सीरियल्स, ठीक है, मेज़, वीट, ग्राम, इनके लिए अच्छी होती है और वाटरिंग रिटेनिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। ठीक है, उसके साथ ही केयर ऑफ एनवायरनमेंट, तो वी शुड केयर एनवायरनमेंट और प्रोटेक्ट द सॉइल बाय प्रिवेंटिंग इट्स इरोजन। हमें ये जो इतनी इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम पढ़ रहे हैं सॉइल, उसका इरोजन रोकना। इरोजन का मतलब होता है सॉइल का एयर के थ्रू उड़ा कर कहीं पर ले जाना और वाटर के थ्रू फ्लो होकर कहीं गंदी नदी नालों में मिल जाना, तो इससे सॉइल की पूरी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है और हमने खुद देखा कि इसे बनने में कितना टाइम लगता है। तो जो चीज़ को बनने में इतना टाइम लगता है, अगर वो इतनी जल्दी जल्दी ख़राब होती रहेगी तो हमारा वेजिटेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा और साथ में हमें फूड नहीं मिल पाएगा और कहीं ना कहीं ये फैक्टर हमारे पूरे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेगा। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हमें नए नए पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ओवर ग्रेजिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं ना जो ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं, जो छोटे छोटे यंग प्लांट्स को ही खा जाते हैं, तो वो प्लांट्स बड़े ही नहीं हो पाते, उनको पहले से ही खा लिया जाता है। या डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई होती है। तो ये सब होने से अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो वहाँ की सॉइल पूरी तरह से बेयर लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा कई पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री के थ्रू हो रहा है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, साथ में सॉइल पॉल्यूशन या केमिकल वगैरह वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं अर्थ में, तो वो सॉइल की प्रॉपर्टी को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, कई तरह का जो कचरा होता है जो हार्मफुल होता है, वो कचरा भी या वेस्ट जो होता है उसको डिग करके डंप कर दिया जाता है, गड्ढे में गाड़ दिया जाता है उन कचरे को, तो जो कि सॉइल की पूरी प्रॉपर्टी को ख़राब कर देता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर है जो एनवायरनमेंट में सॉइल को डैमेज या डिस्टर्ब कर देते हैं, उसकी पूरी फर्टिलिटी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें, हमारी ड्यूटी है कि हमें सॉइल की केयर करना चाहिए, इसे पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए। थैंक यू।